दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। जी हाँ दोस्तों, आज पूरे दिन की कई महत्वपूर्ण और बड़ी खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। जानेंगे सभी खबरों को विस्तार से। तो दोस्तों खबरों में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को एक प्यार भरा लाइक जरूर कर दें और ताजा खबरों को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। तो देखते हैं पहली बड़ी खबर क्या निकल कर आ रही है। छठ पूजा को लेकर केजरीवाल सरकार का बड़ा फैसला, 10 नवंबर को रहेगा सार्वजनिक अवकाश। जी आपको बता दें कि छठ पूजा को लेकर दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने कुछ दिनों पहले एक नई गाइडलाइन जारी की थी, जिसके बाद विपक्षी दलों ने उसका काफी विरोध किया और साथ ही लोगों में भी नाराजगी देखी गई। लेकिन अब छठ को लेकर दिल्ली सरकार ने एक बड़ा ऐलान किया है, जिसके तहत 10 नवंबर को पूजा के दिन दिल्ली में सार्वजनिक अवकाश रहेगा। सरकार ने इसके लिए बाकायदा आदेश जारी कर दिया है और दिल्ली सरकार ने अपने आदेश कहा है कि छठ पूजा दिल्ली के लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण त्योहार है। इस वजह से दिल्ली सरकार ने छठ पूजा के कारण 10 नवंबर 2021 को सार्वजनिक अवकाश घोषित करने का निर्णय लिया है। अगर कोई इस आदेश का उल्लंघन करता है तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। हालांकि सरकार ने पूजा को लेकर अभी पूरी छूट नहीं दी है। जी आपको बता दें कि हाल ही में बैठक के बाद दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने यमुना किनारे छठ पूजा मनाने पर रोक लगा दी थी और ऐसे में दिल्ली में कुछ चुनिंदा जगहों पर ही आयोजना होगा। बीजेपी के साथ आम आदमी पार्टी के भी कुछ विधायक इसका विरोध कर रहे हैं और मामले में आप विधायक संजीव झा ने एलजी को एक पत्र भी लिखा था, जिसमें इस आदेश को तुरंत वापस लेने का अनुरोध किया था। और हालांकि डीडीएमए का ये वाला आदेश ही अंतिम लग रहा है। बीजेडी ने केंद्र को दी चेतावनी, कहा अगर 10 दिन में एलपीजी की कीमतें नहीं घटाई तो तेज होगा आंदोलन। जी हम बात करें कि देश में पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों को लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ बीजेडी का प्रदर्शन राज्य में जारी है। शुक्रवार को भी बीजेडी के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने महंगाई को लेकर विरोध जताया और बीजेडी ने पेट्रोल और डीजल के साथ साथ एलपीजी के दामों में कटौती की मांग की है। बीजेडी ने केंद्र को रसोई गैस की कीमत कम करने के लिए 10 दिन का समय सीमा दी और ऐसा करने में विफल रहने पर अपना आंदोलन जारी रखने की चेतावनी दी है। जी आपको बता दें कि प्रदर्शन कर रहे बीजू युवा जनता दल के अध्यक्ष व्योमकेश राय ने कहा कि हम 10 दिनों के लिए प्रदर्शन रोक रहे हैं, क्योंकि हम केंद्र को चेतावनी दे रहे हैं कि अगर 10 दिन के अंदर एलपीजी के दामों में कटौती नहीं की तो हम आंदोलन को तेज करेंगे। उन्होंने कहा कि हमें इस बात की उम्मीद है कि सरकार हमारी बात मानेगी और अगर ऐसा नहीं किया तो हम राज्य के हर जिले में अपने आंदोलन को तेज करेंगे। व्योमकेश ने कहा कि 2014 में एलपीजी की कीमत करीब 400 रुपए की थी और आज वो दाम 1000 रुपए तक पहुंच गया है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने इस पर कोई फैसला नहीं लिया है। हमें उम्मीद है कि केंद्र सरकार एलपीजी पर एक्साइज ड्यूटी और अन्य टैक्स को कम करेगी। व्योमकेश ने कहा कि केंद्र सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर एक्साइज ड्यूटी कम कर जनता को राहत दी है। उन्होंने दावा किया कि पेट्रोल और डीजल पर उत्पाद शुल्क कम करने का केंद्र सरकार का फैसला ईंधन की बढ़ती कीमतों पर बीजेपी के आंदोलन के परिणाम स्वरूप है। उन्होंने दावा किया कि ओडिशा में पेट्रोल और डीजल की कीमत सबसे कम थी और राज्य सरकार द्वारा वैट में कमी की घोषणा के साथ इन उत्पादों की कीमतों ने देश में सबसे कम रहेगी। 2023 तक पूरा हो जाएगा राम मंदिर का कार्य। दिसंबर 2023 से भव्य मंदिर में श्रद्धालु कर सकेंगे रामलला की पूजा। जी आपको बता दें कि राम भक्तों के लिए अयोध्या से एक अच्छी खबर आई है। अयोध्या में भव्य राम मंदिर निर्माण का कार्य जोर शोर से जारी और इसी महीने इसके नींव का कार्य पूरा होने की संभावना है और दिसंबर 2023 से भगवान श्री राम के इस नए भव्य मंदिर में श्रद्धालु रामलला की पूजा अर्चना कर पाएंगे। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय की सहयोगी के तौर पर मंदिर निर्माण का कार्य देख रहे विश्व हिंदू परिषद के केंद्रीय सह मंत्री गोपाल ने बताया कि मंदिर की बुनियाद का कार्य लगभग पूरा होने जा रहा है और अभी 1.5 मीटर राफ्ट का कार्य तेजी से चल रहा है और अगले 15 दिनों में ये कार्य संपन्न हो जाएगा और इसी के साथ मंदिर की नींव के निर्माण का कार्य इसी महीने में पूरा हो जाएगा। उन्होंने बताया कि ट्रस्ट का प्रयास है कि दिसंबर 2023 तक मंदिर को भक्तों के लिए खोल दिया जाए। उससे पहले मंदिर निर्माण का कार्य संपन्न कर भगवान को वहां विराजमान करने का लक्ष्य है। परिवार सहित मुकेश अंबानी के लंदन बसने की खबर का रिलायंस ने किया खंडन, बताया आधारहीन। जी हम बात करें कि देश के सबसे अमीर व्यक्तियों में शुमार और रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के चेयरमैन मुकेश अंबानी के परिवार सहित लंदन में बसने की खबर का कंपनी ने खंडन किया है। RIL ने इसे लेकर एक बयान जारी किया और इसे पूरी तरह से आधारहीन बताया है। कंपनी ने अपने बयान में कहा है कि अखबार में हाल ही में आई एक रिपोर्ट के कारण सोशल मीडिया पर अनुचित और
निराधार अटकलें लगाई जा रही हैं और इसमें अंबानी परिवार को लंदन के स्टॉक पार्क में आंशिक रूप से रहने की योजना की बात कही जा रही है। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड स्पष्ट करना चाहेगा कि चेयरमैन और उनके परिवार की लंदन या दुनिया में कहीं और रहने की कोई योजना नहीं है। कंपनी ने आगे बताया कि इसके अलावा RIL समूह की कंपनी RIIHL ने हाल ही में एक स्टॉक पार्क एस्टेट का अधिग्रहण किया है। कंपनी ये स्पष्ट करना चाहती है कि संपत्ति के अधिग्रहण का उद्देश्य दिशा निर्देशों और स्थानीय नियमों का पूरी तरह से अनुपालन करते हुए इसे एक उत्कृष्ट गोल्फिंग और स्पोर्टिंग रिसोर्ट के रूप में बढ़ाना है और इस अधिग्रहण से समूह के तेजी से बढ़ते उपभोक्ता कारोबार में इजाफा होगा और साथ ही ये विश्व स्तर पर भारत के प्रसिद्ध हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री के पदचिन्ह का भी विस्तार करेगा। दोस्तों, अगर आप भी अपने गांव, शहर या राज्य की खबर देखना चाहते हैं तो कमेंट में अपने गांव, शहर या राज्य का नाम जरूर लिखें और अगर आपको अभी तक किसी भी सरकारी सुविधा का लाभ नहीं मिला है तो वो भी कमेंट करके जरूर बताएं कि सरकार की कौन सी योजना आप तक नहीं पहुंची है, जिससे कि आपकी बात हमारे चैनल के माध्यम से सरकार तक पहुंच जाए। तो चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। नवजोत सिंह सिद्धू ने एक माह बाद पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफा वापस ले लिया। जी हम बात करें कि कांग्रेस लीडर और पूर्व क्रिकेटर नवजोत सिंह सिद्धू ने पंजाब प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष पद से अचानक इस्तीफा देने के एक महीने बाद शुक्रवार को अपना इस्तीफा वापस ले लिया है। सिद्धू ने चंडीगढ़ प्रेस क्लब में आयोजित एक संवाददाता सम्मेलन में इसका ऐलान किया। सिद्धू ने स्पष्ट रूप से कहा कि जिस दिन पंजाब को नया महाधिवक्ता AG मिल जाएगा वह कार्यभार संभाल लेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि जब आप सच्चाई के रास्ते पर होते हो तो पोस्ट मायने नहीं रखते। 19 जुलाई को PPCC प्रमुख नियुक्त किए गए सिद्धू ने चरणजीत सिंह चन्नी के नेतृत्व वाली नई सरकार में मंत्रियों को विभागों के आवंटन के कुछ मिनट बाद इस्तीफा दे दिया। AICC प्रमुख सोनिया गांधी को लिखे अपने त्याग पत्र में सिद्धू ने कहा कि मनुष्य के चरित्र का पतन समझौता के कोने से होता है। मैं पंजाब के भविष्य और पंजाब के कल्याण के एजेंडे से कभी समझौता नहीं कर सकता, इसलिए मैं पंजाब प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष पद से इस्तीफा देता हूं। कांग्रेस की सेवा करता रहूंगा। सीएम योगी आदित्यनाथ आज अभिभावकों के बैंक खातों में भेजेंगे 1100 रुपए। जाने क्या है योजना। जी आपको बता दें उत्तर प्रदेश के परिषदीय और अशासकीय सहायता प्राप्त प्राथमिक व उच्च प्राथमिक विद्यालयों में पढ़ने वाले हर बच्चे के अभिभावक के बैंक खाते में 1100 रुपए भेजे जाएंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शनिवार को कक्षा 1 से 8 तक के 1.6 करोड़ से अधिक बच्चों के अभिभावकों के खातों में धनराशि भेजने का शुभारंभ करेंगे। सीएम योगी ये रुपए ऑनलाइन ट्रांसफर करेंगे। बच्चों को यूनिफॉर्म, स्वेटर, जूता, मोजा और स्कूल बैग खरीदने के लिए ये रकम भेजी जा रही है। जी आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में पिछले दिनों कैबिनेट इस योजना पर मुहर लगा चुकी है और अब हर बच्चे के लिए अभिभावक के बैंक खाते में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर DBT के तहत 1100 रुपए भेजे जाएंगे। सरकार अभिभावकों के खातों में लगभग 1800 करोड़ रुपए की रकम भेजेगी और इस धन से बच्चों को 2 जोड़ी यूनिफॉर्म के लिए 600 रुपए और एक स्वेटर 200 रुपए और एक जोड़ी जूता व 2 जोड़ी मोजे के लिए 125 रुपए और एक स्कूल बैग के लिए 175 रुपए दिए जाएंगे। बच्चों के अभिभावकों के बैंक अकाउंट की फीडिंग का काम लगभग पूरा हो चुका है और शनिवार को उद्घाटन के बाद खातों में धनराशि ट्रांसफर शुरू हो जाएगा। तो दोस्तों, उत्तर प्रदेश की सरकार की इस पहल के बारे में आप लोगों की क्या राय है, आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। बढ़ते अगली खबर की ओर। आर्यन खान ड्रग्स केस से हटाया गया NCB ऑफिसर समीर वानखेड़े। दिल्ली के अधिकारियों के पास पहुंचा केस। जी हम बात करें कि शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान ड्रग्स केस ने NCB के जोनल ऑफिसर समीर वानखेड़े को हटा दिया है और अब इस केस को दिल्ली की NCB टीम देखेगी और इस केस के अलावा 5 और केस का ट्रांसफर NCB की दिल्ली टीम को कर दिया गया है। हालांकि समीर वानखेड़े ने साफ किया है कि उन्हें इस केस से निकाला नहीं गया है। समीर वानखेड़े ने अपने आधिकारिक बयान में कहा है कि उन्होंने अपनी राइट पिटीशन में खुद से ये गुजारिश की थी जिसे मान लिया गया है। दिल्ली की टीम जल्द ही मुंबई आएगी और उन्हें ये 6 केस सौंप दिए जाएंगे। गौरतलब है कि पिछले कुछ समय से समीर वानखेड़े पर कई तरह के आरोप लगे। शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को छोड़ने के लिए रिश्वत मांगने से लेकर उनके धर्म, जाति और सवाल उठे और उनके जन्म पत्र से लेकर उनकी जाति प्रमाण तक पर भी सवाल उठाए गए। उनकी पहली शादी और उनके दिवंगत मां के धर्म पर भी काफी कुछ कहा गया।
लोगों को बड़ी राहत, इस राज्य में पेट्रोल हुआ 13.30 और डीजल हुआ 19 रुपए सस्ता। जी हम बात कर रहे हैं कि केंद्र सरकार के पेट्रोल और डीजल पर एक्साइज ड्यूटी कम करने के बाद कई राज्यों ने वैट में कटौती की और ऐसे में मुख्यमंत्री वसुंधरा बोम्मई के नेतृत्व वाली कर्नाटक सरकार ने गुरुवार को एक अधिसूचना जारी की, जिसमें केंद्र द्वारा क्रमशः 10 और 5 रुपए की समान कटौती के बाद डीजल और पेट्रोल की कीमत में 7 रुपए प्रति लीटर की कमी की गई है। भूपेश बघेल बोले 30 रुपए बढ़ाकर 5 रुपए एक्साइज ड्यूटी घटाना लॉलीपॉप थमाने जैसा। जी हम बात कर रहे हैं कि केंद्र सरकार द्वारा पेट्रोल और डीजल पर एक्साइज ड्यूटी में 5 रुपए 10 रुपए कम कर दिए हैं। पेट्रोल और डीजल पर एक्साइज ड्यूटी कम होने के बाद कांग्रेस ने इसे जुमला और आम जनता के लिए एक लॉलीपॉप जैसा बताया है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने केंद्र सरकार के फैसले को लॉलीपॉप बताया। उन्होंने कहा कि 2014 के पहले यूपीए सरकार में जितनी एक्साइज ड्यूटी थी उस एक्साइज ड्यूटी के स्तर पर ले आए, हम उसका स्वागत करेंगे। ये 5 रुपए का लॉलीपॉप है, पहले 30 रुपए बढ़ा दो फिर 5 रुपए कम करो, ये नहीं चलेगा। उन्होंने कहा कि अगर एनडीए सरकार यूपीए सरकार की तरह उत्पाद शुल्क 30 रुपए से घटाकर 9 रुपए कर देती है तो पेट्रोल डीजल की लागत निश्चित रूप से कम हो जाएगी। बघेल ने आगे कहा कि छत्तीसगढ़ में रमन सिंह की सरकार ने अपने कार्यकाल में जो पेट्रोल डीजल पर टैक्स के दाम तय किए थे उससे 1 पैसा भी हमने पिछले 3 सालों में नहीं बढ़ाया। वहीं नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने कहा कि प्रधानमंत्री ने देश की जनता को दिवाली के मौके पर पेट्रोल और डीजल में वैट कम कर उन्हें दिवाली का तोहफा दिया है और अब मुख्यमंत्री की बारी है। दिल्ली की जहरीली हवा पर गोपाल राय बोले कि बीजेपी के इशारे पर कुछ लोगों ने जानबूझकर जलाए पटाखे। जी हम बात कर रहे हैं कि दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने राजधानी में वायु गुणवत्ता बिगड़ने के लिए पटाखे और पराली जलाए जाने को जिम्मेदार ठहराया है और इसके साथ उन्होंने कहा कि दिल्ली में कुछ लोगों ने खास मकसद से पटाखे जलाए, इसके पीछे भाजपा है। और वहीं गोपाल राय ने कहा कि दिल्ली के आसपास पराली जलाए जाने की करीब 3500 घटनाओं का असर आज राष्ट्रीय राजधानी में दिखा और इस वजह से वायु गुणवत्ता बिगड़ी है। इसके अलावा गोपाल राय ने कहा कि भाजपा के नेताओं ने हर समय बयान दिए कि पटाखे जलाने से कुछ नहीं होता, ये धर्म और त्योहार का मामला है। अब सभी वैज्ञानिक कह रहे हैं कि पटाखे से प्रदूषण होता है। 2 दिन पहले हवा की जो गुणवत्ता थी वो आज नहीं है। बता दें कि दिवाली की रात पटाखे चलाए जाने की वजह से शुक्रवार की सुबह दिल्ली वायु प्रदूषण अपने चरम पर रहा, तो शनिवार को भी इसके खतरनाक श्रेणी में बने रहने की संभावना है। आज सुबह पूसा मंदिर मार्ग, मेजर ध्यानचंद स्टेडियम, श्रीनिवासपुरी, आनंद विहार, कन्नी सिंह शूटिंग रेंज और ओखला समेत तमाम इलाकों में AQI 999 दर्ज किया गया, जो कि वायु गुणवत्ता मापने का उच्चतम पैमाना है। और यही नहीं, दिल्ली के 27 निगरानी केंद्रों पर भी वायु गुणवत्ता खतरनाक श्रेणी में दर्ज की गई। हालांकि दोपहर तक हालत में कुछ सुधार हुआ है, लेकिन AQI अभी भी अधिकतर इलाकों में 350 से लेकर 500 के बीच बना हुआ है। दिल्ली के कई क्षेत्रों के लोगों ने गले में खराश और आंखों से पानी आने की शिकायतें की हैं। बिहार में जहरीली शराब से मौतों पर एक्शन में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। हाई लेवल बैठक में 2 टूक, कहा ऐसी घटनाएं बर्दाश्त नहीं। जी हम बात कर रहे हैं कि बिहार के गोपालगंज व पश्चिम चंपारण में 3 दिनों के अंदर जहरीली शराब से मौतों की 2 बड़ी घटनाओं के बाद अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सख्त नजर आ रहे हैं। शुक्रवार की देर शाम उन्होंने पटना स्थित अपने सरकारी आवास पर हाई लेवल बैठक की और बैठक में उन्होंने अधिकारियों को 2 टूक कहा कि ऐसी घटनाएं बर्दाश्त से बाहर हैं। बैठक में छठ के बाद 16 नवंबर को शराबबंदी को लेकर समीक्षा बैठक करने का भी फैसला लिया गया है। जी आपको बता दें कि बिहार के गोपालगंज में मंगलवार की रात जहरीली शराब पीने के कारण अभी तक 11 लोगों की मौत हो चुकी है और इसके ठीक अगली रात बुधवार को पश्चिम चंपारण में भी ऐसी ही घटना हुई। वहां जहरीली शराब पीने के कारण अभी तक 15 लोगों की मौत हुई है और कुछ दिनों के अंदर ही राज्य में जहरीली शराब पीने से 26 लोगों की मौत से हड़कंप मच गया और इसने बिहार में शराबबंदी कानून की भी पोल खोल दी है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इससे बेहद खफा बताए जा रहे हैं। गोपालगंज व पश्चिम चंपारण में जहरीली शराब से मौतों के कारण नाराज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शुक्रवार की देर शाम सीएम हाउस में उच्च स्तरीय बैठक की और राज्य के मद्य निषेध मंत्री सुनील कुमार तथा गृह सचिव व डीजीपी के साथ इस बैठक में मुख्यमंत्री ने गड़बड़ी करने वालों पर कड़ी कार्रवाई करने का निर्देश दिया और कहा कि जहां घटनाएं हुई वहां दोषियों पर कड़ी कार्रवाई हो। मुख्यालय हर दूसरे दिन शराबबंदी की समीक्षा करे। बैठक में तय किया गया कि छठ के बाद 16 नवंबर को शराबबंदी की समीक्षा बैठक होगी।
बिहार जाने वाले यात्रियों के लिए चलाई जाएगी 2 जोड़ी स्पेशल ट्रेनें। जी हम बात कर रहे हैं कि अगले सप्ताह छठ का त्योहार है। दिल्ली से हजारों की संख्या में लोग इस त्योहार में बिहार की यात्रा करते हैं और ऐसे में बिहार जाने वाली यात्रियों के लिए भारतीय रेलवे ने बड़ी घोषणा की है। छठ पूजा में लोग आसानी से अपने घर पहुंच सके, इसलिए इंडियन रेलवे की तरफ से दिल्ली से बिहार के लिए 2 जोड़ी स्पेशल ट्रेनें चलाई जा रही हैं और इस बात की जानकारी एक आधिकारिक सूचना से दी गई है। जानकारी के अनुसार भारतीय रेलवे की तरफ से शुरू की जा रही है और ये दोनों ट्रेन दिल्ली को बिहार के कटिहार शहर से जोड़ेंगे। रेलवे की तरफ से विशेष ट्रेनों को चलाने का निर्णय यात्रियों की भीड़ को कम करने के मद्देनजर लिया गया है। बिहार के सबसे प्रमुख त्योहारों में से एक छठ पूजा का त्योहार ऐसे में भारी तादाद में लोग इस दौरान बिहार पहुंचते हैं। यात्रियों की संख्या ज्यादा होने की वजह से कई बार कंफर्म रिजर्वेशन की भी समस्या सामने आती है और कई बार लोग अपने घर नहीं पहुंच पाते। ऐसे में सभी को कंफर्म रिजर्वेशन मिले, इसलिए ट्रेनों की संख्या को बढ़ाया गया। 11 नवंबर को छठ पूजा का त्योहार है। इससे पहले भी भारतीय रेलवे की तरफ से छठ पूजा के लिए 20 ट्रेनें बढ़ाई गई थी और ये 20 ट्रेनें देश के अलग अलग राज्यों के लिए चलाई जा रही हैं। तो दोस्तों ये थी अब तक की सभी बड़ी खबरों की अपडेट्स। टुडे ब्रेकिंग न्यूज और लेटेस्ट खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर कर दें अपने दोस्तों और रिलेटिव्स के साथ। तो दोस्तों फिर मिलेंगे काम की खबरों और सरकारी योजनाओं की एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।